अगर जनरल शब्दों में बात करें तो चक्रास क्या होते हैं सर, इसका क्या इम्पोर्टेंस? ये यूनिवर्स से जो है एक तो एनर्जी खींचते भी हैं, पहली बात रिलीज भी करते हैं। हम इनको चक्र कहते ही इसीलिए हैं, यूनिवर्स से एनर्जी सक कर रहे होते हैं। अच्छा। और इंटरनल जो तो समझो इंटरनल एनर्जी को वापस फिर रिलीज भी कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रकार से ओम गंग गणपते नमः है ना, ऐसे ओम क्रीं कृष्णाय नमः। तो ये सब जितने भी हम मंत्र जपते हैं, ओम ह्रीं जुम सह, इस तरह के, तो ये सब क्या है वास्तव में? इनके कारण जो वाइब्रेशन गेट होते हैं उससे हमारे चक्रा वाइब्रेट होकर चक्रा जितने हमारे अच्छे मजबूत से काम करेंगे ना, अच्छी एनर्जी आई होगी तो हमारे अंग बीमार नहीं। कौन कौन से ब्लॉकेजेस रहते हैं हर चक्र से रिलेटेड? देखिए, अंग अगर कहा जाएगा तो जो हमारे नीचे के जो टांगे वगैरह है, घुटने वगैरह है, वो सब इससे कनेक्टेड होती है। इसलिए अगर हम मान लीजिए टांगों की समस्याएं होगी ना, तो हम रूट चक्र पे हीलिंग करेंगे। हम चक्रस का कनेक्शन कुंडलिनी से कैसे? टेल बोन जो होती है उस तरफ पीछे वहाँ रखा हुआ होता है। तो वो कुंडलिनी वर्ड क्यों करते हैं कि कुंडल मार के बैठी हुई एक ऊर्जा का सोर्स। अच्छा। तो एक प्रकार से कुंडलिनी जो है ना, वो एक एनर्जी का रिजर्व। लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि वो भी लाभ उठाएं। कौन कौन से ब्लॉकेजेस रहते हैं हर चक्र से रिलेटेड, अगर आप उस बारे में थोड़ा सा बताएं। किसी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, आओ जी मैं तुम्हारी कुंडलिनी जगाऊंगा, तो तुम क्या करते हो, भाग जाते हो, मैं कुंडली जगाऊंगा। अगर तुमने नीचे के चक्रों को दुरुस्त किए बिना, ठीक किए बिना, सुधारे बिना अगर तुम कुंडलिनी उठान जगाने चले गए तो अपने शरीर का सत्यानाश करके आओगे ही, और नुकसान भयंकर पहुंचेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। हमने देखिए, मैं आज 76 ईयर्स की एज में होना, मेरे लिए बीमारी असंभव शब्द है। मेरी मर्जी के बिना एक खुजली भी मुझे नहीं आती। अरे जब पक्षी हिरण बगैर किसी टॉनिक को लिए हुए उड़ते हैं आराम से, तो भैया तुम तो उससे भी सुपीरियर हो। तो सबसे पहले अपने शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करो, इसको कूड़ेदान मत बनाओ। नमस्कार इंडिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल एक्सपर्ट्स विचार। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा ही नहीं, बल्कि हेल्थ, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और आपके सक्सेस से भी डायरेक्टली जुड़ता है। हम बात करेंगे चक्रास की, वो एनर्जी सेंटर्स जो हमारे शरीर और मन के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, और इन्हीं चक्रों के माध्यम से होती है कुंडलिनी जागरण। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि चक्र ब्लॉकेजेस के साइन क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, कुंडलिनी शक्ति का सच क्या है, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और चक्रस का आपस में क्या रिलेशन है, और सबसे ज़रूरी, कैसे आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं बाय बैलेंसिंग योर चक्रस, और किस तरह से हम अपने ऑरा को चेक कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर NK शर्मा जी, फाउंडर ऑफ द रेकी हीलिंग फाउंडेशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन रेकी हीलिंग एंड होलिस्टिक साइंसेस। सो व्यूअर्स, आज के स्पेशल टॉपिक पर, जहां पर हम बात करेंगे चक्रास का सीक्रेट एंड कुंडलिनी पावर को लेके, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर NK शर्मा जी फ्रॉम रेकी हीलिंग फाउंडेशन। ही इज़ द चेयरपर्सन एंड फाउंडर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन माई पॉडकास्ट सर। सर, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, हमारा जो टॉपिक है वो चक्रास के ऊपर है, और साथ में हम थोड़ा कुंडलिनी के लिए बारे में भी बात करेंगे। तो अगर जनरल शब्दों में बात करें तो चक्रास क्या होते हैं सर, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जो भी व्यक्ति इस संसार में मानव के रूप में पैदा होता है, तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो ये हमारे बैटरी है या एनर्जी जंक्शन से, यूँ समझ लें, ठीक है ना। तो ये 7 चक्र जो हमारे शरीर में कहे जाते हैं, वो एक बटन की तरह होते हैं। शुरुआत जब हम पैदा होते हैं तब हमारे अंदर एक बटन की तरह होते हैं, ठीक है।
फिर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे इन चक्रों की स्थिति जो है वो जैसे खुलने लगते हैं, यानी तो एक्टिव होने लगते हैं, मैं हम यूँ कह सकते हैं। जी। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे डिपेंडेंट जितने ज़्यादा होते हैं उतना चक्र हमारे थोड़े कम एक्टिवेट होते हैं। ओके। मतलब क्योंकि माँ पे डिपेंडेंट हाँ होते हैं जी। ना टोटली, और माँ की Correct. एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। ओके। तब तक हमारे थोड़े बटन की तरह रहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, जी। हमारी रिक्वायरमेंट हम बढ़ने लगती है, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगते हैं, हम यूँ कह सकते हैं, या खिलने लगते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ओके। ठीक है। तो ये हमारे जो एनर्जी जंक्शंस जो है जी। ये यूनिवर्स से जो है एक तो एनर्जी खींचते भी हैं, ओके। पहली बात, जी। और रिलीज भी करते हैं। हम इनको चक्र कहते ही इसीलिए हैं हाँ जी। क्योंकि ये गोल 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 स्पाइरल की तरह घूमकर ओके। यूनिवर्स से एनर्जी सक कर रहे होते हैं। अच्छा। और इंटरनल जो जैसे हम श्वास लेते हैं उस तरह से, जी तो समझो इंटरनल एनर्जी को वापस फिर रिलीज भी कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रकार से चक्र यानी कि एक लगातार गतिशील रहते हैं, यूँ समझ लें वो। अच्छा। इसलिए उसको चक्र कहा जाता चक्र है कहा जाता है। कि वो साइलेंट नहीं रहते। और ये हमारे जो हार्मोनल ग्रंथियां हैं जी। जिसको हम साथ हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम हाँ जो जी। कह सकते हैं, जी सर। पिट्यूटरी, थायराइड वगैरह जो भी हाँ जी। एड्रेनल ग्लैंड वगैरह, करेक्ट। ये उनसे कनेक्टेड होती है। ओके। और इसको वैसे नर्व प्लेक्सस भी कहा जाता है। अच्छा। अगर मेडिकल भाषा हाँ में जी। कहा जाए, एक नर्व प्लेक्सस का यानी कि एक ऊर्जा का ऐसा गुच्छा जहाँ बहुत सारी एनर्जी आकर एक साथ मिल रही होती है। अच्छा। जैसे बोलते हैं बहुत सारे वायर हाँ, एक ही हाँ। जगह पे जंक्शन की तरह आके मिल रहे होते हैं। करेक्ट। इस तरह से दो चीज़ों से संचालित होते हैं बेसिकली, जी। एक तो हमारे चक्र जी। और एक हमारा आभा मंडल। हाँ। ये करेक्ट। दो चीज़ों से हम संचालित होते हैं। ये हमारे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है। ठीक है? अच्छा। तो हम जब रात को सो जाते हैं तो आपने देखा होगा बिना किसी ट्यूब इन प्लग के हम लोग सुबह 5-6 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। करेक्ट। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई चार्जिंग का कोई तरीका होता है ना। अब तो देखिए ठीक है, कार के अंदर मोबाइल जो है एक चार्जर के ऊपर ऐसे रख देते हैं तो Correct. अपने आप आजकल चार्ज आता है। हाँ जी सर। तो उसी तरह कोई तो चार्जिंग का सिस्टम होना चाहिए ना। तो मैं रात को सोया और सुबह उठा फ्रेश फील तो अचानक मैं कैसे एकदम चार्ज हो गया है। करेक्ट। तो आप इन दो ऊर्जा केंद्रों से जो है संचालित होते हैं और वो एनर्जी सक करते हैं। प्राण ऊर्जा जो ब्रह्मांड से हम लेते हैं वो वहाँ से सक करते हैं। अच्छा। ठीक है। तो हमारे एक एक चक्र जो है ना एक सर्टन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। हर एक चक्र जी सर। है ना। जैसे अगर हम चक्रों के अगर नाम लिया जाए तो जैसे जी। शुरुआत से हमारे मूलाधार चक्र जिसको हम कहते हैं, जी सर। फिर उसके बाद सेकंड नंबर नाभि से थोड़ा नीचे 3 उंगल नीचे, अच्छा। उसको हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। अच्छा। यानी तो हम उसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं। ठीक है। और नाभि से ठीक ऊपर जी। दोनों पसलियों के बीच में जिसको हम कहते हैं मणिपुर चक्र, जो कि सोलार प्लेक्सस हम उसको जनरली कहते हैं। ओके सर। फिर उसके बाद हृदय का जो चक्र है हम उसको हार्ट चक्र कहते हैं। फिर उसके बाद में थ्रोट को हम थ्रोट चक्र ही कहते हैं, वो नाम वही है उसका। हाँ जी सर। फिर आज्ञा को थर्ड आई को हम आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पे जो होता है सेंटर में। फिर यहाँ पे जो टॉप पे होते हैं जहाँ से हम एनर्जी रिसीव करते हैं उसको हम क्राउन चक्र कहते हैं। ठीक है ना। राइट सर। तो हमारे जो दो चक्र है ना वो तो है सीधे खड़े हुए। अच्छा। आप समझे ना, ऐसे वर्टिकल यानी कि खड़े हुए हैं। क्योंकि एक तो रूट चक्र जो है नीचे से अर्थली एनर्जी को ऐसे ऐसे स्पाइरल की तरह एनर्जी सक कर रहा होता है। ओके। ठीक है। अच्छा। और एक जो ऊपर का जो चक्र होता है वो यूनिवर्स से एनर्जी को ऐसे से अंदर खींच रहा होता है। ओके। समझे इस तरह से। तो ये दो चक्र तो है हमारे खड़े हुए वर्टिकल कह सकते हैं, और बाकी सब सोए हुए यानी कि हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो 5 चक्र जो है हमारे वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये बिल्कुल एक फनल की तरह होते हैं। अच्छा। जैसे कोई फनल होती है ना, आगे से चौड़ी और पीछे से थोड़ी नैरो, तो ये उस तरह के चक्र होते हैं हमारे। इन चक्रों को जो है हम लोग फील भी कर सकते हैं, मतलब चाहे तो। अच्छा। हाँ, इसको हम लोग जब रेकी लेवल सिखाते हैं
रेखी जो एनर्जी का साइंस है जी। तो उसके अंदर इन चक्रों को और आभा मंडल को फील करने की तकनीक बताते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन चक्रों को अगर चेक करना चाहें तो जैसे प्रैक्टिकल में अभी करवा देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इसको कैसे कर सकता है। कि अब जैसे मैंने बताया कि आपके 5 चक्र जो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल है आपके, तो अगर आप भी जैसे अपना हाथ रगड़ें और आप अपना हाथ रगड़ कर सबसे पहले तो ना हम एक एनर्जी फीलिंग का तकनीक समझेंगे कि एनर्जी को हम कैसे फील करें। क्योंकि वो जब आप समझ जाएंगे 10 सेकंड तक समझो हाथ को रगड़ना होता है ताकि थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाए। और उसके बाद आप अपने दोनों हाथ ऐसे धीरे से आप उंगलियां बंद करके धीरे धीरे पास में लाइए, तो आपको अचानक एक एनर्जी का एक बॉल, एक रिपल्शन, एक हैवीनेस आपके हाथों में तुरंत आ जाएगा। ऐसे पास में आते ही महसूस किया ना आपने। अच्छा, अब ये ऊर्जा का बॉल है। ठीक है। अब इस ऊर्जा के बॉल को आप अगर ऐसे से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से कोई भी व्यक्ति ऐसे से करेगा तो यहाँ 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 कहीं भी उसको इस बॉल को फील करेगा। जैसे हाथ में कोई गोल गोल बॉल आ गई। ठीक है। अब इस एनर्जी को अगर आपको अपना अनुभव करना है तो आपका ये आज्ञा चक्र है ना, तो आप अपना हाथ ऐसे सामने लाकर अब धीरे धीरे अपना हाथ अपने चक्र की तरफ लाइए ऐसे। तो अचानक जैसे हाथों में फील किया ना, सेम आपको यहाँ पर भी एक फीलिंग सी आएगी कि मेरा चक्र यहाँ तक है। ऐसा आपको अपने आप एक फील सा आएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आपको हाथ में आया। जी सर, बिल्कुल आ रहा लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब सेम यही अब ऐसे ही आप देखिए दूसरों के ऊपर जाके अपना क्राउन का है ना, क्राउन तो थोड़ा बड़ा होता है। तो क्राउन के ऊपर जाकर अगर आप हाथ रखोगे ना ऐसे, तो वो हाथ ऐसे से धीरे धीरे लेकर आओगे तो आपको अचानक हाथ यहाँ पे भी फील होगा। हालांकि थोड़ा बड़ा भी हो सकता है पर यहाँ तो चूंकि आपका हाथ थोड़ा छोटा पड़ेगा। ठीक है। तो आप क्राउन चक्र फील कर सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर आप ऐसे से लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी फील कर सकते हैं। अच्छा, और अगर आप हार्ट चक्र जैसे थ्रोट चक्र मान लो तो ऐसे आप धीरे से अपने एक एक चक्र को, आप लोग भी सब जो भी देख रहे हैं वो लोग भी अपने आप को चेक करें तो महसूस होगा। तो आप धीरे धीरे अपना हाथ ऐसे लेकर आइए, ध्यान सारा हथेली पे रखिए ताकि हथेली में इमीडिएटली कोई संवेदनाओं में फर्क पड़ने लग जाएगा। एक हैवीनेस, एक भारीपन, एक रिपल्शन आपके हाथों में महसूस होगा। तो थ्रोट चक्र को भी आप ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे बड़े आराम से ध्यान देते हुए लाएंगे तो आपके हाथों में अचानक एक हैवीनेस, भारीपन तुरंत आने लग जाएगा। इसका मतलब वो चक्र का फोर्स उसको चेक कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से। फिर इसी तरह हार्ट चक्र, या आपका हार्ट चक्र है मान लो, मैं यहीं तक कराऊंगा, फिर बाद में लोग और भी कर सकते हैं। तो आप अपने हार्ट चक्र के पास लेकर आइए, तो धीरे धीरे आप हाथ ऐसा लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे बार बार ऐसे करते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको लगेगा कि आपका हार्ट चक्र भी यहाँ तक है कि यहाँ तक है, यहाँ तक है ऐसे। तो आपको एक सडन उसकी एक फीलिंग आ जाएगी कि मेरा चक्र यहाँ तक है जी, ऐसे है ना, फील ना। तो अभी देखिए, और तुरंत हाथों में संवेदना एकदम बदल जाती। क्या फील हुआ मतलब आपको? सर थोड़ा सा एकदम संवेदना बदल गई, यानी कि ना वहाँ की ना, तो बस आपको भी जो भी इसको करेगा उसकी तुरंत संवेदना बदल जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो अब नॉर्मली जो है ना, ये हमारा जो चक्र है इसका एवरेज जो है कम से कम 5-6 इंच तक तो होना ही चाहिए, थोड़ा अच्छा बैलेंस चक्र के लिए। अगर ये थोड़ा और नीचे चला जाता है मान लो हाथ, और आपको थोड़ा नज़दीक से महसूस होता है क्या मतलब आपका चक्र स्लो डाउन हो गया, कम एनर्जी रिसीव कर रहा है और उस एरिया में उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। यानी कि उसकी बैटरी डाउन हो रही है। आपका तो फिर भी बराबर है, पूरा 6 इंच के आसपास है, तो मिनिमम एक 6 इंच की दूरी तक होना चाहिए। और अगर चक्र और पावरफुल होता है तो और दूर चला जाता है। मान लो मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग हूँ, बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी आगे चक्र बड़ा स्ट्रांग है, तो मेरा हाथ यहाँ के बजाय अब यहाँ से फील होने लग जाएगा। अच्छा, इतना दूर से। तो ये चक्र जितना ज्यादा ऐसे स्ट्रांग होगा, अच्छा, उतना ज्यादा दूर से है ना आप उसको ऐसे से फील कर पाओगे, आप ज्यादा महसूस करोगे, है ना, ऐसे। तो इस तरह से हम अपने चक्रों को जो है ना इसको फील भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या है इन चक्रों को महसूस करने का कि आप लोगों के लिए एक बड़ी सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ, बड़ा मज़ा आएगा करके, कि मोर के पंख जो है आजकल कई जगह मिल जाते हैं। ठीक है। तो आप है ना मोर के पंख लेकर जो है ना आप अपने सर के ऊपर ऐसे धीरे से लेकर आइए उसका पंख जो है। अच्छा, तो मोर का पंख तो बड़ा हल्का होता है। राइट। तो जैसे ही आपका वो क्राउन चक्र ऊपर आएगा ना, वहाँ जाके मोर का पंख ऐसे रुक जाएगा,
टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नीचे नहीं आ पा रहा ना, हल्का है, तो वो मोर का पंख तुरंत चेक कर लेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे भी लेके आओगे, मतलब किसी को सुला दो और मोर का पंख उसके थर्ड आई पे लेकर आओ ऐसे ऐसे, तो उसकी थर्ड आई पे वो मोर का पंख आके वहाँ पे ऐसे रुक जाएगा, जैसे कोई चीज बीच में आ गई हो, ऐसे है ना, इस तरह से, मतलब क्योंकि वो फोर्स उसको ऊपर रखेगा ना। फिर हार्ट चक्र पे लाओ, फिर थ्रोट पे लाओ, ऐसे आप चक्रों को चेक कर सकते हो। ठीक है। फिर हम एक और इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसको हम चक्रा स्कैनर कहते हैं। ठीक है ना। तो चक्रा स्कैनर जो एनर्जी स्कैनर होता है, वो स्प्रिंग की एक रॉड होती है, वो स्प्रिंग की रॉड जो है ना, हम उसको एक एक चक्र पे रखते हैं और हम उससे उसको अगर हम जैसे मान लो हमने मूलाधार चक्र या किसी चक्र पे रखा ना, तो वो अपने आप चक्र की जैसे गति होती है ना, वैसे वो अपने आप जो है मुड़ने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब अगर जनरली वो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो वो क्लॉकवाइज घूमने अपने आप घूमने लग जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ये मैं सिखाता भी हूँ लोगों को, और हमारे सेंटर पर भी हम जो लोग आते हैं, हम उनके चक्रा इसी तरह चेक करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे जब मैं रूट चक्रा पे रखूंगा तो वहाँ घूमने लग जाएगा। अगर एक क्लॉकवाइज घूमेगा मान लो ऐसे ऐसे करके, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका चक्रा नॉर्मल है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो मैं समझूंगा कि ये थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड हो रहा है। मुझे पता चल जाएगा। अगर ये अप एंड डाउन ऐसे ऐसे हो रहा है या ऐसे प्लस साइन में चल रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसका चक्रा ब्लॉक हो रहा है। क्योंकि अब वो न तो क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है कि चक्रा अब थोड़ा स्लो डाउन होकर ब्लॉक हो रहा है, एनर्जी लो हो रही है, सर्कुलेशन कमजोर हो रहा है। और अगर मैं ऐसे चेक करूं और वो घूमा नहीं और वो वहीं पर स्टेबल है, तो मैं समझ, और यहाँ बहुत बारीक बारीक हल्का हल्का रोटेशन कर रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसका चक्रा बहुत सीवियरली ब्लॉक्ड हो गया है और जाकर उसको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वहाँ एनर्जी नहीं आ रही ना, तो एनर्जी अगर उस अंग में नहीं आ रही है, तो अगर मान लो मेरे पेट के आसपास या मेरे नींव नीचे आसपास नहीं आ रही है, तो वो सर्टन एरिया में एनर्जी इतनी लो हो गई है कि वहाँ पर गंदगी का बहुत बड़ा जमा हो रहा, कोई डिजीज का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई सूजन हो सकती है वहाँ पे, सर्कुलेशन बहुत डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। तो अब ये बड़ी बीमारी पता कैसे चल सकती है कि जब हम स्कैनर से हम उसको चेक करते हैं तो हमें उससे भी पता चल जाता है। हालांकि हाथ रखकर भी हम धीरे धीरे एनर्जी लो है तो थोड़ा आइडिया तो लगा ही सकते हैं, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से और ज़्यादा है ना आपको पता चलता है। ठीक है। फिर एक और रॉड आती है जिसको हम कॉपर रॉड कहते हैं। तो कॉपर रॉड जो एक एल रॉड होती है जो कि एनर्जी मेजरमेंट करती है, वो हम डॉजिंग कोर्स होता है उसमें सिखाते भी हैं। तो वो कॉपर रॉड जो है ना, अगर आप उनके चक्रों के पास लेके जाएंगे तो जैसे वो चक्रों की स्थिति आएगी ना, तो कॉपर रॉड है ना वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे खुलने लग जाएगा, ऐसे। हाँ, मतलब जहाँ से खुलना शुरू हुआ तो समझना आपका चक्र आ गया। अच्छा। ऐसे। ठीक है। एक तो ये तरीके से भी हम पहचान कर लेते हैं, और ऐसे हर चक्रों पे रख के कौन कौन सा चक्र कितनी दूरी से खुल रहा है, हम उससे पता कर लेते हैं। फिर एक तरीका और होता है कि हम एक आदमी को सुलाकर जो है ना, हम पेंडुलम उसके बॉडी पर रखते हैं। अच्छा। और एक एक चक्र पे रखते हैं। अगर जैसे वो स्कैनर का बताया ना मैं, स्प्रिंग स्कैनर का कि कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसी तरह अगर पेंडुलम रखते हैं ना, तो पेंडुलम जो है ना वहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या अप एंड डाउन या लेफ्ट राइट चलने लग जाता है। तो उससे उसी तरह से हमें पेंडुलम से भी पता चल जाता है कि किसका चक्रा कैसे काम कर रहा है। पेंडुलम सबसे सस्ता और इजीएस्ट मेथड है। अपना हाथ और पेंडुलम, ये दो सबसे इजी और सस्ते मेथड है। ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट से भी हम जो है पता कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आजकल ऐसे ऐसे स्कैनर आ गए हैं जिसको हम ऑरा स्कैनर या चक्रा स्कैनर भी कहते हैं, जो ऑरा के फोटोग्राफ ले लेते हैं। तो उसके अंदर भी इन चक्रों की फोटोग्राफ जो है ली जा सकती है। ठीक है। सबसे पहले तो हमारा खुद का जो डिजिटल ऑरा स्कैनर हम जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी हम चक्रों की स्थिति क्या है हम उसमें बता देते हैं। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ शेयर कर दूंगा, तो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं। ठीक है। तो वो हमारे सेंटर पे हम लोग वो फोटोग्राफ लेते हैं। अच्छा, दूसरा है डॉक्टर, रशिया के डॉक्टर है, डॉक्टर कोटको करके। तो उनका एक बायोवेल के नाम से, वैसे तो GDV कैमरा नाम था, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन, यानी तो अब आजकल शायद बायोवेल के नाम से चल रहा है। तो बायोवेल जो है वो रशियन कैमरा है,
तो उसमें भी क्या होता है कि आपके एग्जैक्ट चक्रों की जो कंडीशन है ना, अगर वो थोड़ा चक्रा कहीं आपका गड़बड़ है तो वो उसकी फोटोग्राफ में ना आपका वो किसका वो आएगा कहीं पर भी ऐसे। अच्छा। उसमें पूरा ऐसे अप एंड डाउन Scanning करके चक्रा आ की जाए। पूरी स्थिति आ जाती है उसके अंदर। तो ऐसे ऐसे कैमरे जो है आ चुके हैं, ठीक है। इतना advanced फिर एक है ऑरा इमेजिंग सिस्टम करके एक होता है, जी। उसमें ऑरा का फोटोग्राफ तो आता है, चक्रों का उतना क्लियरली नहीं आता। अच्छा। तो ऐसे मतलब आजकल जो है ना बहुत तरह तरह के एनर्जी स्कैनर्स आजकल डेवलपमेंट हो चुके हैं कि जिससे हम इन चक्रों को वास्तव में मतलब साइंटिफिकली प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम योगा में कहा गया तो हमने विश्वास किया, बिल्कुल। तो पर उसका कोई उसका और जो भी आधार था वो एक्सपीरियंशियल था, यानी कि हमने अनुभव किया इसलिए हम उसमें लिख रहे हैं। जी सर। लेकिन लोगों ने कहा भाई किसी ऋषि ने कहा तो मान लो, तो अब तक हम लोग मानते चले आ रहे थे। तो अब इसमें आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप साइंटिफिकली उसको खुद भी अनुभव कर लो और दूसरों को भी करवा दो, समझे ना, इस तरह से। तो ऐसे करके ये चक्रों के बारे में जानकारी होती कि इससे कम अगर स्लो डाउन हो जाते हैं तो वहाँ के ऑर्गन बीमार पड़ते हैं, और अगर अच्छे रहते हैं तो फिर आदमी स्वस्थ रहता है। और अब इसमें क्या आता है कि इन चक्रों को कैसे एक्सपेंड किया जाए या उसको एनर्जाइज किया जाए, तो उसके एनर्जाइज करने के बहुत सारे साधन है। अच्छा। देखिए, एक तो हम रेकी सिखाते हैं। रेकी एक एनर्जी का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, जिसको एनर्जी मेडिसिन भी कहते हैं। हाँ जी। तो रेकी जो है अगर कोई सीख लेता है तो उनके हाथों में एक एनर्जी ट्रांसफर करने की तकनीक आ जाती है, ठीक है ना। फिर वो अपने हाथों को रगड़कर जो है अगर अपने एक एक चक्र पे ऐसे 2-2, 5-5, 10-10 मिनट हीलिंग करता है, ऐसे एनर्जी देता है एक एक चक्रों को, तो उसके चक्रा धीरे धीरे डेली थोड़े चार्ज होकर, अगर मान लो मेरा चक्रा इतना ही है तो धीरे धीरे ऐसे कभी कभार तो एक ही बार की हीलिंग में और कभी बार 2-4 की हीलिंग के बाद में ऐसा एक्सपेंड हो जाता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि वो उस एरिया में एनर्जी बढ़ जाने से वहाँ के फंक्शन में फर्क पड़ गया है। ऐसे तो इसीलिए जी। आप जब रेखी करते हैं पूरे अंगों की, तो उससे भी हमारी चक्रों के ऊर्जा में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक तो ये तरीका है, और फिर दूसरा तरीका है सिंबल्स। जो रेकी में सिंबल्स होते हैं वो इंटेंशन क्रिएट करते हैं। अच्छा। तो अगर हम सिंबल्स डाल के, जो कि एनर्जी क्रिएशन के तकनीक होती है, वो रेकी में सिखाया जाता है। तो उसमें फिर ऐसे घुमाकर क्लॉकवाइज घुमाकर हम अपने चक्रों को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाकर धीरे धीरे डेली चार्ज करते हैं। तो उससे फिर क्लॉकवाइज घुमाने से भी है ना, देखिए चक्रा वैसे भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा होता है। तो आप डेली अपने हाथों से भी अगर आप मान लो ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो आपको अपने आप महसूस होगा कि मेरे यहाँ पे कुछ हो रहा है। जैसे आप घुमा के देखिए, आप एक थोड़ी देर घुमाइए, जरा सा हल्का हल्का घुमाइए, सब लोग, आप लोग भी जो देख रहे हैं वो घुमाइए, तो आपको महसूस होगा कि आप जैसे जैसे हाथ ऐसे रख के घुमाते हो तो आपको अपने आगे चक्र पे ऐसा लगता है कोई चींटी धीरे धीरे ऐसे घूम रही है मेरे चारों तरफ, ऐसे चल रही है। तो आपको प्रैक्टिकली फील होगा कि यहाँ पे कुछ घूमते स्पाइरल कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जी महसूस होने लगती है इस एरिया में भी, ऐसे दैट यू विल फील, यू मे फील दैट, ठीक है ना। तो कम से कम मिनिमम 21 टाइम्स घुमाएंगे ना, तब जाकर आपके यहाँ पे आपको फील आना शुरू हो जाएगा ऐसे। पर रेकी अगर आप जानते तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सेंसेस पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है यूँ। तो इस तरह से, पर डेली आप जब घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो आपके यहाँ पे ना क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसे आपको प्रैक्टिकली फील होने लगता है कि कुछ हैवीनेस कुछ हो रहा है करके, ठीक है। तो ऐसे भी लोग जागृत करते हैं। और तीसरा तरीका होता है चक्र जागृत करने का, साउंड एनर्जी। देखिए, पुराने ज़माने में जब रेकी भी लोग नहीं जानते थे ना, तो साउंड यानी कि हर एक चक्र की अलग अलग साउंड होती है, जैसे लम, वम, रम, यम, सब ऐसे। तो ये जो, और कुछ भी नहीं तो हमिंग साउंड, ओम तो है ही है। तो अगर आप एक एक चक्र के ऊपर आप ध्यान देते हो, देखिए जब हम किसी भी चक्र पे ध्यान देते हैं ना, तो सारी ऊर्जा उसकी तरफ भागकर उसका विकास करती है, उसका नियम है। करेक्ट। तो आपका काम है ध्यान देना, तो ध्यान देती ऊर्जा उसकी तरफ भाग पड़ती है। और अगर आप भाव और इंटेंशन करते हैं और कल्पना भी करते हैं कि मेरा चक्र धीरे धीरे चार्ज होकर गोल गोल घूमकर एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्चुअली वहां पर वो घटना वैसे ही घटने लगती है। समझे ना। तो इस तरह से आप जब ध्यान देते हैं और उस एरिया में आप उस साउंड को वाइब्रेट करते हैं, जैसे मान लो मैं रूट चक्रा का लम साउंड है, तो मैं लम
लंबे समय तक है ना ऐसे लम को खींचते रहना चाहिए। अच्छा जी। जैसे वो हमिंग साउंड जब हो रही होती है ना, हाँ। तो हमिंग साउंड से आपका पूरा ऑरा चक्र वाइब्रेट होकर एक एक सेल आपका बॉडी का ऐसे एनर्जाइज होकर एक्सपेंड हो रहा होता है। ओके। तो चक्रों को अगर एक्सपेंड करना है ना, तो हाँ। आपको कोई भी बीज मंत्र पकड़ लो। जी। हम बीज मंत्र, हम कोई भी मंत्र भी बोलते हैं ना, इवन जी। भारत के अंदर जो संस्कृत के श्लोक है ना, वो ऐसे बनाए गए हैं जो शायद किसी भी धर्म में नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि कारण क्या है कि हम बीज मंत्र और साउंड एनर्जी को हमने बहुत गहराई से जाना और भाषा भी वैसे ही निर्मित की। आप देखो ना, अगर एक मान लो कि शंकर का मंत्र त्र्यंबकम यजामहे बोलना पड़ता है, तो आप देखोगे वो इतना छंद और काव्यबद्ध है कि आपको ऑटोमेटिकली उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाते हैं। जैसे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम डडम डडम डडम, यानी कि आप जो ऐसे वाइब्रेशन जो उससे क्रिएट होते हैं ना, तो वो आप जब करते हैं, यहाँ भूर्भुव स्व गायत्री मंत्र जपते हैं, यानी तो ऐं ग्रीं क्लीं, यानी तो ऐसे कई तरह के। देखिए हमारे यहाँ बीज मंत्र क्यों बनाए गए कि जिससे हमिंग साउंड से वो आपके ऑरा चक्र वाइब्रेट होकर एक्सपेंड हो जाए। देखिए ये बात हर व्यक्ति को समझनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ों का विकास जो होता है ना, वो कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं होता। क्योंकि जनरली हम जितने भगवान के नाम लेते हैं उन सब में कहीं ना कहीं बीज मंत्र जुड़े हुए हैं। जैसे ओम हम हनुमंते नमः, ओम गंगणपते नमः, है ना, ऐसे ओम क्रीं कृष्णाय नमः। तो ये सब जितने भी हम मंत्र जपते हैं, ओम ह्रीम जुम सह, इस तरह के, तो ये सब क्या है वास्तव में? ये इनके कारण जो वाइब्रेशन गेट होते हैं उससे हमारे चक्र वाइब्रेट होकर एक्सपेंड होते हैं, ये समझ लें। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति रेगुलर मंत्र जाप करता है कि कोई इस तरह का जिसमें हमिंग साउंड ज़्यादा है, या कुछ नहीं तो ओम ही जाप कर ले, तो उससे भी है ना उसकी एनर्जी बहुत हाई होने लग जाएगी। और आप महसूस करोगे जब आप उससे मिलोगे, तो वो व्यक्ति आपके सामने बैठा होगा ना, तो आपको उसकी बॉडी में एक एनर्जी का वाइब्रेशन महसूस होगा, क्योंकि वो क्रिएट कर रहा है, वो डेली जप रहा है। इसीलिए मंत्रोच्चार करने वाले लोगों की एनर्जी थोड़ी बेटर होती है और हाई होती है, ठीक है ना। तो साउंड एनर्जी का एक अपना बहुत बड़ा जो है जो रोल होता है। फिर एक आपने देखा होगा तिब्बत और हिमालय में है ना, वहाँ पर जो है दार्जिलिंग में भी, धर्मशाला में भी एक सिंगिंग बॉवेल करके होता है, एक बेल होती है जो कि बहुत लंबे समय तक वाँ 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 करती रहती है। तो ये जो साउंड एनर्जी जो इनकी होती है ना, ये भी हमारे अगर हम चक्रों पे बजाएं और बाद में हम इंटेंशन करें कि ये ध्वनि जाकर इसके चक्र को चार्ज करें, एक्टिवेट करें, एनर्जाइज करें, तो डंडा ऐसे मार मार के ना आप ऐसे करते हो, तो वो उसके जो है उसके चक्र को जाकर वो साउंड जो है, आउटर साउंड, ये इंस्टेंट चार्जर की तरह है। इमीडिएट एनर्जी को क्रिएट कर देते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक 30-40 मिनट्स अगर साउंड बात करा लिया जाए ना, या उसके अंदर सुला दिया जाए, जो कि आपको गूगल में बड़े फोटोग्राफ मिल जाएंगे, लोग बहुत आजकल साउंड थेरेपी करते हैं, तो उसके अंदर ना ये सारे सिंगिंग बॉवेल्स, ये टिंगास और ये बैल, तिब्बतन बैल, ये सब जो है, ये सब एनर्जी के बहुत बड़े एक्टिवेशन के सोर्स हैं वास्तव में। तो सही ना। और ऐसे में कितने भी बता दूं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत साधन है, मैं तो बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने चक्रों के ऊपर ही पूरा आज का ये वीडियो पॉडकास्ट रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, आज उनको चक्रों के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी हो जाए कि भाई चक्र क्या होते हैं और कैसे उसको एनर्जाइज किया जाए, ताकि वो भी लाभ उठाएं। अच्छा, और दूसरा क्या होता है कि जो छोटे छोटे पिरामिड होते हैं, देखिए पिरामिड तो एक तो होलो भी होते हैं, तो पिरामिड के नीचे एक एनर्जी क्रिएट होती है। ये सब लोग जानते हैं कि पिरामिड के नीचे अगर कोई चीज़ रखो तो सालों सालों तक सड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक सर्टन 1/3 एरिया में इतनी ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट होती है कि जो एनर्जाइज करती रहती है। वो पिरामिड का गुण है। तो इसलिए अगर आप एक होलो पिरामिड अगर आप चक्रों पे रखते हैं तो उससे भी चार्ज होते हैं। वो भी एक वन ऑफ द तरीका है। और अगर आप क्रिस्टल के पिरामिड है आपके पास, तो क्रिस्टल अपने आप में ऊर्जा की बहुत जबरदस्त सोर्स है। क्रिस्टल तो इतने जबरदस्त सोर्स है कि मतलब अगर आप कहो कि इन सब में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का अगर कोई सोर्स है तो साउंड भी है और प्लस क्रिस्टल भी है। क्रिस्टल
इसको क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स कहते हैं। बेसिकली क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं जो जमीन के अंदर धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं। दुनिया में कोई मिनरल आपने सुना नहीं होगा कि कभी ग्रो करता है, सिर्फ क्रिस्टल ही ग्रो करते हैं, समझे ना। तो ऐसे जो क्वार्ट्ज जो प्राण ऊर्जा से भरे हुए, जैसे पेड़ पौधों में प्राण ऊर्जा होती है ना, वैसे क्रिस्टल में भी प्राण ऊर्जा होती है। तो वो प्राण ऊर्जा से भरे हुए जब आप वो क्रिस्टल्स आप किसी चक्रों के ऊपर रखते हो ना, तो और वहाँ पे सो जाते हो ऐसे रखकर, तो वो चक्र वहाँ पे उस चक्र को धीरे धीरे एनर्जाइज कर रहा होता है और उसको एक्टिवेट कर रहा होता है यूँ। तो क्रिस्टल चाहे बॉल के रूप में हो, पिरामिड के रूप में हो, पेंसिल के रूप में हो, या और किसी भी, आजकल तो बहुत सारे साधन आ गए, तो आप जो भी रखोगे, क्लस्टर भी रख सकते छोटा सा, तो वहाँ का एरिया जो है ना एनर्जाइज होकर धीरे धीरे वाइब्रेट होकर एक्सपेंड होने लगता है। तो मतलब चक्रों को चार्ज करने के बहुत सारे साधन हैं। अभी और भी एक साधन है अरोमा थेरापी, यानी तो बक फ्लावर रेमेडीज, यानी कि जो अरोमा थेरापी है ना, अगर एक पर्टिकुलर अरोमा जो कि हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करता है, नर्वस सिस्टम को, समझे ना, तो ये सब हमारे सूक्ष्म स्तर पर हमारी ऊर्जा केंद्र को बहुत सक्रिय करते हैं। तो आप अगर कोई पर्टिकुलर ऑयल, जो कि अरोमा थेरापी में आप जाके देखना पड़ेगा आपको गूगल में, तो वो एक पर्टिकुलर तेल अगर आप लगाते हैं उस जगह पे, या आप स्प्रे मारते हैं, तो तुरंत आपका जो चक्र है ना एकदम एक्टिवेट होने लग जाता है। अच्छा, तो ये भी एक तरीका है, समझे ना, इस तरह से। तो मतलब ऐसे तो मैं कितने ही तरीके में आपको बता सकता हूँ। अभी देखिए मैंने 8-10 तरीके तो बता दिए, तो आप समझ सकते हैं। हाँ, नहीं, तो अब आप समझ सकते हैं कि चक्रों पे काम करने से कितने सारे अलग एरिया से आज हम चक्रों को जो है चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना, यूं। तो चक्र जितने हमारे अच्छे मजबूत से काम करेंगे ना, अच्छी एनर्जी आई होगी, तो हमारे अंग बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ सर, मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे कौन कौन से ब्लॉकेजेस रहते हैं हर चक्र से रिलेटेड, अगर आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका कलर भी मैंने सुना है, चक्रों के कलर्स भी होते हैं। वो तो चक्रों के कलर तो याद करने का सिंपल तरीका है, रेनबो, विबग्योर। आपने विबग्योर नाम सुना है ना, है ना, क्लास में सिखाया था बचपन में। तो विबग्योर याद रखो, यानी कि वी ऊपर है और आर नीचे, तो रेड, आर नीचे रेड, ठीक है ना, जो रेनबो का कलर है। फिर उसके बाद ऑरेंज है ना, फिर उसके बाद में येलो है, ठीक है, और उसके बाद में ग्रीन है, और उसके बाद में थोड़ा स्काई ब्लू है, फिर थोड़ा डार्क ब्लू है, फिर उसके बाद में वायलेट कलर है। तो अब आप जरा अब अगर किसी को याद, देखिए मेजर जो है ना 2 कलर है, समझ लो आप चक्रों के, एक है रेड, एक है ब्लू ओरिजिनली, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि रेड को आप जब थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं ऐसे, आप रेड को थोड़ा ऊपर लेकर आएंगे, और वो ब्लू को आप थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, तो वो लाइट होने लगता है, ठीक है, लाइट होने लगता है। तो लाइट ब्लू आ गया थ्रोट पे, है ना। यो तो देखिए वायलेट में 2 कलर है ना, पिंक और ब्लू, समझे ना, उसमें 2 कलर का मिक्सर है। तो आप जैसे ही थोड़ा हाथ नीचे लाएंगे और ये हाथ ऊपर लेकर आएंगे, तो वो थोड़ा ऑरेंज हो गया, फिर थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे तो ये पीला हो गया, और ये जो लाइट ब्लू हो गया ना, इसको दोनों को अगर मिलाते हैं तो जाके सेंटर में हार्ट चक्र होता है। तो अगर ध्यान से कोई देखेगा तो रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है सारे चक्र, समझे ना। मतलब रेड इज ए हॉट, यानी कि ये संसार 2 ऊर्जाओं से चलता है ना। तो एक हॉट, एक कोल्ड, है ना, एक प्लस एक माइनस, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो उसके कारण तो ये 2 चीज़ों से हमारे चक्रों का कलर जो है हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो रूट चक्र जो है हमारा मूलाधार चक्र, वो बेसिकली जनरली हम लोग उसको अर्थ जिसे कहते हैं ना कि हमारे सांसारिक चक्र कह सकते हैं इसको, यानी कि रिप्रोडक्शन है ना, हमारे सर्वाइवल है, हमारे डर वगैरह सब जो होते हैं हमारे सब, ये सब इनसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, देखिए अंग अगर कहा जाएगा तो जो हमारे नीचे के जो टांगे वगैरह है, घुटने वगैरह हैं, वो सब इससे कनेक्टेड होती है। इसलिए अगर हम मान लीजिए टांगों की समस्याएं होगी ना, तो हम रूट चक्र पे हीलिंग करेंगे, हम टांगों पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका मेन जैसे होता है ना जंक्शन, तो वो है ना। तो इस तरह से, और स्वादिष्टान चक्र जो है हमारे रिप्रोडक्शन, हमारे किडनी, हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड्स वगैरह, ये उनसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो
और हमारे जो इमोशन जो होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं ये। तो ये जैसे पृथ्वी तत्व, इसको जल तत्व, इसको अग्नि तत्व, तो ये तत्वों के अंदर भी इसको मतलब ऐसे चक्रों के बारे में मतलब इतना लंबा चौड़ा स्टडी है कि मैं चाहे 2 घंटे ही बोलता जाऊं यहाँ पे, समझे ना आप। तो लेकिन फिर भी एक थोड़ी जल की जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो ऐसे तो और सोलार प्लेक्सस जो है ना वो हमारा डाइजेशन से संबंधित है और ये हमारे अहंकार से भी रिलेटेड है। अच्छा। और हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये गर्मी को, सूर्य को इंडिकेट करता है, ठीक है। और सोलार नाम ही जैसे नाम है। अच्छा, हार्ट चक्र आप जानते हैं इमोशन से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। और देखिए हार्ट, हमारे हार्ट में है ना कम से कम जो है सारे जो न्यूरॉन्स है ना, ऐसे 4000 न्यूरॉन्स हमारे हार्ट चक्र में जा रहे होते हैं। तो इसलिए जनरली बोलता है ना कि जब हम हर वक्त हम हर चीज़ में हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना कि मेरे दिल को चोट लग गई, मेरे दिल को अच्छा नहीं लगा, मेरे दिल को इसने ठुकरा दिया, तो एक्चुअली वो फीलिंग जो वर्ड है ना वो हमेशा हार्ट चक्र से ही होती है। क्योंकि उसका पूरे बॉडी से कनेक्शन है ब्रेन के साथ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में थ्रोट चक्र कम्युनिकेशन के लिए कहा जाता है जनरली, ठीक है। तो इसमें अगर हम एक्सप्रेसिव होते हैं और कई बार एक्सप्रेसिव नहीं होता तो थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। एक्सप्रेसिव होते हैं तो कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर वो रिलीज होता है हमारे उसमें, ठीक है। और आज्ञा चक्र हमारे जो है ये हमारे विजडम और हमारे जितने भी थर्ड आई जिसको पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं, तो ये हमारे अंतर्दृष्टि, हमारे अंतर प्रेरणा, हमारे इंट्यूशन, ये उससे कनेक्टेड होते हैं जनरली। अच्छा, ठीक है ना। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो आपने देखा होगा कि जनरली ध्यान जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें ध्यान करवाते हैं तो वो यहाँ पे करवाते हैं। और कई लोग यहाँ पे ही दोनों भ्रुकुटी के बीच में अपने यहाँ पे वाइट लाइट दिखवाते हैं। जैसे कई लोग जो है ऐसे कई तरह के जो मतलब त्राटक वगैरह भी करते हैं ना, तो त्राटक भी यहाँ पे करवाते हैं कई बार। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं लोग जो है ध्यान प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में जो तो ये मतलब जिनको साइकिक पावर जो बोलते हैं ना परामानसिक क्षमताएं जागृत करनी है, तो वो उनको जो बोलते हैं ना मुझे इंट्यूशन आते हैं, मुझे अंतर्दृष्टि, मुझे ये घटना पहले ही दिख गई थी, ये या मुझे होने वाली घटनाओं का मुझे पूर्वाभास होकर मुझे पिक्चर के रूप में मुझे पहले ही आ गया था। तो ये सब कहाँ आता है? ये आपके पीनियल ग्लैंड में आता है। अच्छा। तो इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और आज्ञा चक्र कमांडिंग सेंटर भी है, यानी कि जब आप किसी की तरफ देखते हैं और देखकर जब आप एनर्जी प्रोजेक्शन करते हैं ना, तो अगर आप त्राटक के अभ्यासी है तो आपकी एनर्जी प्रोजेक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपने जैसे किसी को बोला कि ये काम करो भाई साहब, ये प्लीज़ ऐसा मुझे मदद करो, तो वो है ना आदमी आपकी एनर्जी से, मैग्नेटिज्म से इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा उस समय। तो इसीलिए इसको लोग जो है ना जैसे बोलते हैं ना वशीकरण करना, किसी को अपने बातों से वश में कर लेना, आंखों से वश में कर लेना, तो ये सब आज्ञा चक्र से कनेक्टेड होते हैं। समझे, इसलिए बहुत पावरफुल सेंटर है। इसका नाम ही कमांडिंग सेंटर है ना ऐसे। और एक क्राउन जो है वो हमारा जो है यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यूँ समझ लें, ठीक है। यहाँ से एनर्जी हमारे अंदर रिसीव होती है। और ये समझो ये हमारा ऐसा जंक्शन है जहाँ से हम सारी एनर्जी बॉडी में अंदर जा रही होती है, यूँ समझ लें। तो इसीलिए और बाकी वैसे अगर ध्यान से अगर देखा जाएगा ना तो हम इसको जैसे इसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड कहेंगे, है ना, हम इसको पीनियल ग्लैंड कहेंगे, ऐसे हम इसको थ्रोट चक्र को थायराइड ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। हार्ट चक्र सब सारे ग्लैंड का ही मामला है ना सारा, है ना। इसको हम थाइमस ग्लैंड कहेंगे, है। और सोलार के पास जाएंगे तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड है हमारी, ठीक है। और सैक्रल चक्र पे जाएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है, ओवरीज, टेस्टिकल, सब उनसे कनेक्टेड हो जाएगा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो है। तो मतलब ये सब हमारे है ना हार्मोनल ग्रंथियों से कनेक्टेड है। इसलिए चक्र जब इम्बैलेंस होते हैं ना तो हमारा पूरा हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ध्यान रखना। इसलिए जितनी हार्मोनल बीमारियां हैं, अगर उन हार्मोनल बीमारियों में अगर हम चक्रों को ठीक कर दें तो हार्मोन ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर देखिए ना, अब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब मेरा थायराइड खराब हो गया, तो डॉक्टर तो गोलियां दे देगा, लेकिन आपका एक्चुअल थायराइड ठीक थोड़ी होता है, समझे ना। तो आप अगर चक्र साइंस जानते हैं तो फिर आप अपने हाथों से एनर्जी, जो मैंने इतने मेथड बताए, वो सारे 8-10 मेथड में कोई भी अपना कर अपने चक्रों को चार्ज कर लो, तो उससे फिर होता है हार्मोन नॉर्मल हो गया। तो मतलब आपके हार्मोन को बैलेंस करना है चक्रों, तो फिर आपको चक्रों को बैलेंस करने की कला आनी चाहिए, यूँ समझ लें, ठीक है। ऐसे तो ऐसे करके हम
ये हमारे ग्लैंड से भी कनेक्टेड है, हमारे हर एक ऑर्गन से भी कनेक्टेड है, और हमारे इमोशन से भी कनेक्टेड है। क्योंकि आपने कभी नोट किया होगा कि जब मुझे जैसे कोई गलत कोई समाचार मिले और मान लो मेरा किसी ने कहा कि तेरे पैसे डूब गए, तो तुरंत मुझे है ना एकदम जो है मेरे नीचे पेट में गुड़ 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 गुड़, आप जानते हैं, देखिए अब एकदम एंजाइटी सा हो जाता है, एकदम एंजाइटी सा कहाँ होता है, पेट में होता है ना, वो यहाँ तो कम होता है, यहाँ भी ज्यादा होता है ना। और अच्छा, उस समय आपको देखा होगा कि कई लोगों को डायरिया हो जाता है, समझे ना, कई लोगों का पेशाब छूट जाता है। तो वो क्योंकि गट्स जो है ना वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है हमारा। तो ये चक्र जो हमारा, ये सब यहाँ से कनेक्टेड है। जैसे देखिए, अच्छा, जैसे यहाँ पे कुछ फर्क पड़ा ना चक्रों में, तुरंत उसका अच्छा, चक्र आपस में कनेक्टेड भी है, ये भी ध्यान बता दूं। यानी कि ऐसे ऐसे आपस में कनेक्टेड भी है सब, वायरिंग की उनके अंदर। तो एक चक्र में गड़बड़ होती है, दूसरे चक्र पे उसका ध्यान सीधा उसके असर पड़ जाता है, यूं। तो ऐसे ना चक्रों में हमारे है ना एक अव्यवस्था आने लग जाती है ऐसे। तो और मतलब आपने कई चीजों में देखा होगा कि हमारे माइंड में जैसे ही कोई चेंज आता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मेरा हार्ट सिंक हो रहा है, लोग कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल घट रहा है जी मेरा, ऐसा कई तरह के शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो ऐसे मतलब अब चक्रों के बारे में तुम्हें आप जैसे बोलते हैं ना, मैं तो जितना बोलता जाऊं कोई अंत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा विषय है वास्तव में ये इस चीज का। सर, जैसे देन चक्रस का कनेक्शन कुंडलिनी से कैसे है, इसके बारे में, कुंडलिनी पावर क्या है, ये क्या सब है, इसमें क्लियर करिए। देखिए, हमारे अंदर हमारे परमात्मा ने जहाँ हमें आभा मंडल दिया और हमें चक्र दिए हमारे शरीर में, ठीक है ना, ये दो तो ऊर्जा केंद्र ही है। करेक्ट। लेकिन एक और ऊर्जा जो है हमारे अंदर, जो परमात्मा ने हमारे स्पाइन और हमारे दोनों के बीच में यहाँ पीछे हमारे, जिसको जनरली स्पाइन के पास ही कहा जाता है, तो वो हमारे जैसे बोलते हैं ना टेल बोन जो होती है उस तरफ पीछे वहाँ रखा हुआ होता है। तो वो कुंडलिनी वर्ड क्यों करते हैं कि कुंडल मार के बैठी हुई एक ऊर्जा का सोर्स। अच्छा। तो एक प्रकार से कुंडलिनी जो है ना वो एक एनर्जी का रिजर्वायर है। अच्छा, समझे ना, एक एनर्जी का रिजर्वायर है, एक वोल्टेज है, एक प्रकार से ये समझ लो, ठीक है। जो जैसे बोलता ना कि यूनिवर्स ने बिल्कुल 100% सही जगह पे फिट किया है। क्यों? अच्छा। हमारी नीड अध्यात्म तो बहुत बात की है, ये तो ये हमारी बेसिक नीड क्या है, यानी कि फियर, कोई डर लग जाए तो कैसे उसको भागने के लिए एनर्जी चाहिए होता है ना, तो उस समय हमें एनर्जी चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, सेक्स रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होती है। तो मैक्सिमम आदमी दुनिया में फूड, सेक्स, सर्वाइवल, ये तीन चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा। तो उसके लिए यूनिवर्स ने वहां पे दिया हुआ है और बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि अभी अभी मुश्किल से मेरे ख्याल से 5000 साल के पहले तक उतना ज्यादा कोई अध्यात्म का कोई रोल ही नहीं था एक्चुअल में। जैसे देखिए, पहले आदमी ट्राइब के रूप में आदिवासी जंगल में क्या करता था भाई, आदि जंगल में रहता था, कोई डेवलपमेंट था नहीं, हंटिंग करके यानी तो घूम फिर के जो है वो अपना खाना पीना करता था, ठीक है ना। और अभी 10,000 साल पहले तो समझो खेती की बीज की शुरुआत ही हुई थी। उसके पहले अगर 10,000 साल पहले जाएं, जब खेती की शुरुआत हुई, तो उसके पहले तो आदमी स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो शब्द था ही नहीं जी। क्योंकि कैसे आएगा, जिंदे रहे कि मैं कोई ऊपर की आध्यात्मिक बातें सोचूं, यानी कि करुणा करूं, प्रेम करूं, वो करूं, दुनिया के लिए कुछ करूं, परोपकार करूं, मोक्ष प्राप्ति करूं, ऐसे बोलते हैं ना, या भगवान का नाम लूं, तो ये तो सब थे ही नहीं। तो अध्यात्म और ध्यान ये शब्द तो सब बाद में समझो, वेद काल से भी उतने नहीं बता रहा हूँ। वेद कालों में तो मंत्र जाप और कर्म कांडों पे ज्यादा जोर है, लेकिन ये बुद्ध और महावीर के बाद में इन ध्यान का ज्यादा विकास हुआ, समझे ना, इस तरह से। और फिर पतंजलि आए, उन्होंने उनकी तरफ से हुआ योग से। तो मतलब तो ये जो एनर्जी है ना, ये हमें लोअर सांसारिक कामों को करने के लिए वहाँ पे हमें इतना बड़ा, हमें बोलता ना, जैसे बोलता ना, एक हमें बैटरी टॉर्च दे दी तो भगवान ने 2 बैटरी भी डाल के दे दी, बोले ये लेके जा और इससे रोशनी डालते रहना, ऐसे बोलते हैं, इस तरह से तो हमें दे दी। अब आप अगर नीचे ही अपने काम में डूबे रहते हो और उसी में एंगेज्ड रहते हो, तो वो एनर्जी वही खर्च होती रहेगी, आप समझे ना। करेक्ट। तो और लेकिन अगर मैं तो ऊपर के जो अगर सोलार प्लेक्सस तक, तो यानी कि आपके मणिपुर चक्र, यानी कि मूलाधार, सैक्रल और मणिपुर,
तो यहाँ तक तो आप संसारिक चक्रों में हो। फिर हर चक्र में थोड़े मिडल में आके थोड़े इमोशन डेवलपमेंट किए तो उससे दया, करुणा, प्रेम, इसकी भावना शुरुआत हुई। अच्छा, ठीक है ना। फिर आप उसके बाद एक्सप्रेसिव होने लगे, लोगों को गाइड करने लगे, मोटिवेट करने लगे, बताने लगे, ज्ञान बांटने लगे। फिर उसके बाद में आपके खुद के विजडम में इतना डेवलपमेंट हुआ कि आपके साइकिक पावर सब एक्टिवेट होने लगे, समझे ना। फिर आप और ज्यादा आध्यात्मिक होने की तरफ बढ़ गए, तो फिर यूनिवर्सल कनेक्शन के साथ आप जुड़ने लग गए, तो आपको नीचे की ज्यादा जरूरत नहीं रही, समझे ना। तो अपर चक्र और लोअर चक्र हम यूं कह सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोअर चक्रों में जी रहे तो एनर्जी वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, कोई एक ऐसा मतलब होता है इमोशनल कोई डेवलपमेंट आप कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव इमोशनल डेवलपमेंट है, तो वो फिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, क्योंकि अब डिमांड वहां पे आ रही है। अब मैं हार्ट चक्र पे डिमांड करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सेंटर को मैं जनरल डेवलपमेंट नहीं करता हूँ ना, मैं तो खाली नीचे खाली फूड सेक्स सर्वाइव पे रह रहा हूँ। तो तब जाकर कुंडलिनी एनर्जी है ना वहां से रेज होकर यहाँ तक आती है। लेकिन अगर मैं और ज्यादा आगे बढ़ने जाता हूँ आध्यात्मिक जगत में, जो कि हायर चक्र जो है वो हायर डायमेंशंस के हैं, ठीक है, तो वहां पर फिर वो एनर्जी वहां ड्रॉ होने लगती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आप अगर जैसे मान लो मेरे मेरे मकान है जिसमें फर्स्ट फ्लोर है और मेरा लोअर फ्लोर भी है, तो मेरे वोल्टेज मुझे गवर्नमेंट ने 250 वोल्टेज दी है। वो कहते हैं जी या तो नीचे का एसी चलाना और नहीं तो इसको बंद करके फिर ऊपर चलाना, तो ऊपर वाला चलाना मजना ड्रिप हो जाएगा। करेक्ट, ऐसे बोलते हैं ना सिंपल सी भाषा में। तो लोग क्या करते हैं मालूम है, ना कोई फूड में परिवर्तन करते हैं, ना कोई सेक्स में परिवर्तन करते हैं, ना कोई अहंकार में परिवर्तन करते हैं, और ना अटैचमेंट और जितने सांसारिक चीजें वासनाएं हैं ना उसमें कोई परिवर्तन करते हैं। तो उसके परिवर्तन ना करके किसी ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, आओ जी मैं तुम्हारी कुंडलिनी जगाऊंगा, तो तुम क्या करते हो, भाग जाते हो, मैं कुंडली जगाऊंगा। अगर तुमने नीचे के चक्रों को दुरुस्त किए बिना, ठीक किए बिना, सुधारे बिना अगर तुम कुंडलिनी जगाने चले गए तो अपने शरीर का सत्यानाश करके आओगे ही, और नुकसान भयंकर पहुंचेगा, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। अरे आप जरा सोचो, एक प्रकार का ये एक खिंचाव सा हो जाएगा ना, कि मैं नीचे भी रहना चाहता हूँ, अब मैं नीचे का एसी भी चलाना चाहता हूँ और ऊपर का एसी भी चलाना चाहता हूँ। अब समझे ना। तो फिर वो एनर्जी जो है ना ऐसे एक प्रकार से अब नॉर्मल सी होने लगती है। थोड़ा वोल्टेज इधर आता है, थोड़ा वोल्टेज उधर जाता है। तो कभी भी हर व्यक्ति को ध्यान में क्या रखना चाहिए कि कुंडलिनी कभी जगानी नहीं पड़ती, वो स्वतः जागती है, अपने आप उस सेंटर में जाती है जहां आप उसकी रिक्वायरमेंट पैदा करने लगते हो। अच्छा, अब समझे ना। तो आप तो नीचे के एरियाज में आप थोड़ी रिक्वायरमेंट उतनी करो जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी कि, और उसके बाद तो वहां पर क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट लो हो गई, तो अब बाकी जो एनर्जी बची हुई हो तो ऊपर चढ़ेगी ना। तब फिर आपको एनर्जी ऊपर जाती हुई सांप की तरह महसूस होगी। कुंडलिनी को सांप की तरह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो स्पाइन में जब ऊपर चढ़ती है ना हमारे मूलाधार से ऐसे तो ये हमारे ऐसे सर्प की तरह, जैसे कोई रेंगती हुई कोई चीज है ना आपको सरकती हुई, आपके स्पाइन में ना जैसे कोई चीज सरकती हुई ऊपर उठ रही है, ऐसा आपको महसूस होता है। और जब भी आप आंखें बंद करते हो तो आपको ऐसा लगता है कोई चीज उठकर यहाँ तक आई हुई है जी, मेरे यहाँ तक आई हुई है, ऐसा आपको फील आता है। यानी तो ऊपर तक आई हुई है, ऐसे आपको फीलिंग आती है। इसीलिए कुंडलिनी का यही, यानी कि जिस व्यक्ति ने लोअर चक्रों से, सांसारिक जगत से अपने आप को विड्रॉ करके अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ ज्यादा कनेक्ट कर लिया, तो वो एनर्जी नीचे से उठकर ऊपर चली गई है और अब वहां जाकर खिल गई है। तो जितने भी भगवान के आप तस्वीर देखते हो उसके अंदर आप देखोगे कि वहां पर ऐसे उसके 7 जो सांप बताए गए हैं, वो है ना हर एक भगवान के ऊपर, है ना, हर एक के ऊपर 7 सांप है, महावीर के ऊपर, बुद्ध के ऊपर भी, भगवान कृष्ण के सबके ऊपर। तो ये 7 सांप क्या है, ये 7 जो ऊर्जा केंद्र है आपके, अब वो ऊपर के एरिया में आकर वहां स्थिर हो गए हैं। इस तरह से तो ये सब सिंबॉलिक बातें जो है ये कुंडलिनी के ऊपर उठने की बातें बताते हैं। इसीलिए पतंजलि जो सूत्र है ना वो
बिल्कुल सही सूत्र है। क्योंकि पतंजलि योग में आपने देखा होगा कि पहले यम नियम, पहले शारीरिक मानसिक स्तर पर प्राणायाम करके अपने प्राण को आयाम करके, यम नियम प्राणायाम ये सब करके, और फिर वो बाद में ध्यान धारणा, मतलब बाद में ध्यान करके धारणा फिर त्राटक वगैरह करके बाद में उन्होंने ये समाधि वगैरह इन चीज़ों पे ये कहा गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब तक यानी कि एक यम नियम संयम से जीवन को नहीं आप करोगे और आप सोचते हो कि किसी के कहने से कि मेरे आश्रम में कुंडली जगाई जाती है या मेरे पास आ जाओ जी मैं आपकी कुंडली जगा दूंगा, इस तरह के भ्रम में कभी ना फंसे। और अगर आपको ऐसा भरोसा है कि मैं अब वर्ल्डली अटैचमेंट से, वासनाओं से मुक्त हूँ और अब मैं इस तरफ जा सकता हूँ, यानी कि मैं अब मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं हिमाचल जा सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर आपको जाना आसान हो जाएगा। आप कहते नहीं जी दिल्ली में भी रहना तो है लेकिन हिमाचल के दर्शन करा दो जी मुझे, तो ये इस तरह का गेम है। तो फिर एक खिंचतान होगी और आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। विक्षिप्तता आ जाती है, शरीर इतना भयंकर इम्बैलेंस होता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी उससे कनेक्टेड होती है। सर कुंडलिनी के जागरण से? हाँ जी, अरे देखिए कुंडलिनी मतलब देखिए वो एक एनर्जी एक देखिए क्या होता है कि एक एनर्जी का गेम है। आप जैसे बोलते हैं ना कि एक इलेक्ट्रिकल पावर है आपका, जो आपके नीचे एसी में आपके चलना था, आपने उसके लिए भगवान ने दिया था, पर आपने अब कहा जी मैं नीचे यूज नहीं करूंगा, ऊपर चाहिए जी, तो ऊपर गए तो फिर आप नीचे क्यों यूज कर रहे हो भैया, आप ऊपर जाकर कहते नहीं जी नीचे भी थोड़ा यूज करेंगे जी। तो मतलब लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपको देखिए कुंडलिनी जागृत करना ये अपने आप में बहुत बेकार शब्द है, मैं ऐसे बोलता हूँ। बेकार नहीं, भ्रम भी है, झूठ भी है। क्यों, कभी भी ध्यान रखना कुंडलिनी कभी जागृत नहीं करनी पड़ती। जैसे कोई यूं कहे कि अगर नीचे का एसी चल रहा है, आप ऊपर जाके एसी चला दो तो, और नीचे का बंद करके, तो क्या आप ऐसे कहोगे मैंने इलेक्ट्रिसिटी जगा दी जी? अरे इलेक्ट्रिसिटी तो वहां थी ही, आपने नीचे का बंद किया इसलिए अब ऊपर से आराम से चल रहा है भाई। तो आप भी है ना कुंडली जगाओ मत, आप ऊपर के चक्रों में आ जाओ, यानी कि जो हमारे सात्विक चक्र है, जो हमारे प्रेम, करुणा, मैत्री, सेवा और भक्ति, अध्यात्म, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो कह सकते हैं, अब आ गए तो फिर वो ऊपर के चक्रों में यूज होगी, वो अपने अपर फ्लोर में आ जाएगी। इसीलिए आपने कभी नोट किया होगा कि जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हुए, चाहे बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक जी हुए, या और भी कबीर हुए, जितने भी जो भी संत हुए अच्छे अच्छे, और लाओ से तुंग हुए, और ऐसे, तो किसी ने भी है ना कुंडलिनी जगाने की बात नहीं की आज तक भी। अच्छा, कुंडलिनी है करके चर्चा जरूर की, लेकिन कुंडली जगाने की बात किसी के भी धर्म में नहीं है। समझे ना? नहीं, बहुत अच्छा ये नहीं, ये तो बाद के ये मीडिएटर जो बीच के पंडित, पुरोहित, बाबा, मौलवी सब आ गए ना, इन लोगों ने ये एक प्रकार से जैसे कहते ना कि लोगों को ऐसे बता दिया कि कोई दिक्कत नहीं जी, तुम अगर नीचे भी एसी चला रहे हो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ऊपर का एसी भी चला दूंगा जी तुम्हारा। तो भाई तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि हारे यहाँ ऊपर भी ठंडी ठंडी हवा तो आई यार, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन बाद में तुम्हें बहुत सारी समस्याओं को जूझना पड़ेगा। सबसे बड़ी विकृति होती है मानसिक विकृति। अच्छा, हाँ, एक प्रकार से विक्षिप्तता पैदा हो जाती है उससे। सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर भयंकर चेंजेस आ जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपने एक एनर्जी को डिस्टर्ब किया ना भाई जी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना बोलते ना घर के रहे ना घाट के। तो ये स्थिति पैदा होती है जब आप कुंडली को जबरदस्ती जगाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए कुंडली कभी जगाने का प्रयास मत करना। और भारत में है ना लोग बड़ा दावा करते हैं, जो भी मुझे कई बार मिलते हैं, सर मैं उसके पास गया था, मेरी कुंडली जाग गई जी, मेरी कुंडली जाग गई जी। भाई तेरी अगर कुंडली जाग गई तो क्या फर्क पड़ा? तेरे पड़ोसी तक को फर्क नहीं पड़ा, तेरी बीबी या पति तक को फर्क नहीं पड़ा है, उनको फर्क नहीं पड़ा, और तेरे काम धंधे में भी फर्क नहीं पड़ा, तो तेरा कुंडली जागरण क्या काम का भाई? अच्छा, और दूसरी बात, मेरी कुंडली जाग गई जी, मेरी कुंडली जाग गई जी। तो सवाल क्या होता है कि कुंडली जागकर तुझे करना क्या था, क्या प्राप्त करना था? क्या तुझे लगा कि कण कण में तुझे भगवान के दर्शन होने लग गए?
हाँ। क्या तुझे ऐसा लगा कि अब मैं समता भाव में रहने लग गया? क्या मैं स्थित प्रज्ञ हो गया? क्या मैं डिटैच्ड हो गया? मैं निरासक्त हो गया? अब मैं परम आनंद में रहने लग गया? मैं कण कण में ईश्वर के दर्शन करने लग गया? या मैं हर एक में भाई अपना ही अपने आप को महसूस करने लग गया? मैं पूरे ब्रह्मांड में शिवोहम ब्रह्मास्मि महसूस करने लग गया? क्या मिल गया भाई जो तेरी कुंडली जाग गई? करेक्ट, समझे ना? और तो मतलब क्या है कि या तू बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्त हो गया, कि तू बड़ा परम समृद्ध हो गया, कि तू बड़ा परम आनंद में चला गया, तब तो मानो तेरी कुंडली जागने का फायदा होगा भाई। वरना नहीं तो तुम खुद भी भ्रम में हो और दूसरे भी तुम्हें भ्रमित किए जा रहे हैं। तो प्लीज मत उलझिए, वरना भटक के रह जाएंगे आप। करेक्ट, वेरी ट्रू सर। नहीं सर, आपने आज बहुत सारी बातों को लेके इतना अच्छा इंसाइट शेयर करा। जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप बाकी व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैजिक मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि हम इस संसार में आए हैं, तो हर व्यक्ति को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा ये शरीर है ना, बहुत बड़ा अपने आप में एक वरदान रूपी तुम्हें मिला हुआ है। तो सबसे पहले अपने शरीर को मंदिर की तरह ट्रीट करो, इसको कूड़ेदान मत बनाओ। मतलब आपका शरीर आपको हर पल आपको गाइड करता है कि भाई भूख लगे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। पर तुम तो साइकोलॉजिकल टाइमली खाने के आदी हो गए। फिर शरीर कहता है भैया दो तो सिंपल दो जी, एक प्रकार की वैरायटी दो ताकि मैं पचा सकूं। आप तो वैरायटी खाने की शौकीन हो गए। फिर शरीर कहता है भैया होलसम फूड देना जो पूर्ण हो। आप तो प्रोसेस और कुक कर कर करके शरीर को दिए जा रहे हो, जिससे शरीर बेचारा नष्ट हो रहा है। तो मतलब यह है कि और आप टॉक्सिक चीजें भी ऊपर से दिए जा रहे हो। कोई शराब, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफी जो पी रहा है, तो इसका मतलब है कि यू आर ट्रीटिंग योर बॉडी एज ए गटर, नॉट एज ए टेम्पल। समझे ना? तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई भगवान ने जो इतना प्यारा शरीर दिया ना, ये 125, 150, 200 साल तक भी चल सकता है अगर तुम इसको प्यार से रखो तो। समझे? देखिए, मैं आज 76 ईयर्स की एज में हूँ ना, मेरे लिए बीमारी असंभव शब्द है। मेरी मर्जी के बिना एक खुजली भी मुझे नहीं आ सकती, मैं ऐसे कहता हूँ। थकावट मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए। क्योंकि भगवान ने इतनी एनर्जी दी है। अरे जब पक्षी हिरण बगैर किसी टॉनिक को लिए हुए उड़ते हैं आराम से, तो भैया तुम तो उससे भी सुपीरियर हो भाई। और फिर मानसिक रूप से तुम सिर्फ इतने ही नहीं हो, तुम परामानसिक क्षमताओं के मालिक हो। तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम सेकंड टू गॉड हो। यू आर द क्रिएटर ऑन दिस अर्थ। तुम जो चाहे सपने देखो और उसको साकार करके ना इस संसार को जितना समृद्ध बनाना चाहते हो तुम बना सकते हो। और कोई भी समस्या तुम्हारे लिए समस्या नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान ने इतना जबरदस्त दिमाग दिया है कि तुम कुछ भी संसार में ऑपोजिट क्रिएट करके तुम उस समस्या को ठीक करके उससे मुक्त हो सकते हो। और अच्छा, फिर संसार में आए हो तो फिजिकल मेंटल के अलावा हर व्यक्ति को जानना ज़रूरी है कि बेहोश होकर जीकर क्या करोगे, दुखी रहोगे और जीवन में भटक के रह जाओगे। तो इसलिए मैंने एक शेर लिखा कि यूं तो जन्म हजार लिए एक और जन्म लिया तो क्या, यूं तो जन्म हजार लिए एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा में अंधा बनकर जिया तो क्या। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया में आए हो तो जागो, होश में आओ। आज हम ध्यान अध्यात्म क्यों अपनाते हैं? भगवान को खुश करने के लिए नहीं ध्यान रखना। भगवान को कोई पड़ी नहीं तुम्हारी खुश होने की। तुम जागो, तुम जाग के जियोगे तो तुम ये जो भी एक समता भाव, एक आनंद, परम आनंद का भाव, एक परम ब्रह्म का भाव, शिवोहम का भाव, ये सब भाव तुम्हें महसूस होने लगेगा। और तुम कभी प्रतिक्रियावादी नहीं रहोगे, कभी जीवन में राग, द्वेष, क्रोध नहीं होगा। तो दोस्तों, कितना आनंद होगा, जरा सोचो इस तरह से। और दवाइयों पे कभी निर्भर मत रहो। बॉडी के अलावा दुनिया में कोई तुम्हें ठीक नहीं करता, कोई उपचार नहीं करता। तो बिलीव मोर इन योर सेल्फ हीलिंग पावर एंड लेस ऑन मेडिकेशन। बस बहुत अच्छा कहा इस तरह से। बहुत
थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमारे साथ, इतनी अच्छी जानकारी शेयर करी आपने रिलेटेड टू चक्रा एंड कुंडलिनी। मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स ने बहुत अच्छा इस चीज़ को लेके सीखा होगा। थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चैनल वालों को मेरा बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और शुभकामना मेरा। थैंक यू सो व्यूअर्स, मुझे लगता है आपको चक्रास को लेके काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आज हमें डॉक्टर NK शर्मा से इतना कुछ ज्ञान मिला है। एंड हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप शाइनिंग।